Hello, guys and girls. I hope you all are fine. I am Tushar. Today, we are going to learn about colloidal system. एक हमने कोर्स सिस्टम देखना है और एक कोलाइडल सिस्टम देखना है। कोर्स में बेसिकली आपकी इमल्शन और सस्पेंशन आती है और कोलाइड्स में आपके जो ना ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हों उसमें ना ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हों ऐसे सिस्टम आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ अभी कि कोलाइड्स जो होते हैं ग्लू लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी वाले सब्सटेंसेस होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये एक तरह की डिस्पर्जन है जिसमें दो फेजेस होते हैं। इस डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं वे सब डिस्पर्जन मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को हम एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूस फेज भी बोलते हैं। कोलाइडल सिस्टम में पार्टिकल्स का साइज ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पर बड़े पार्टिकल से मेरा मतलब है सस्पेंशन में मौजूद पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल से उन पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सॉल्यूशंस में रहते हैं। मतलब अब आपको पता है कि जो सस्पेंशन होगी उसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो कोर्स पार्टिकल्स होंगे, और जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि उसमें डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। वो एक मतलब उसके जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत ही स्मॉल है, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लियर सॉल्यूशन ही है, क्लियर लिक्विड है और ये किसी इसमें कोई चीज़ घुली नहीं हुई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ घुला ना हो, उसमें जो है पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट तरह एक्ट करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, राइट। अनटिल अनलेस उसका कलर कुछ और ना हो जो उसको ओपेसिटी दे दे। अब जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो है लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर, और उसमें एक ही फेज होता है, सॉल्यूशन का एक ही फेज होता है, और उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस को होमोजीनस फेज, होमोजीनस फेज। लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स, अगर ट्रू सॉल्यूशन में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर है उनमें कंडेंसेशन हो जाए, तो वो क्या करेंगे, आपस में एग्रीगेशन शुरू कर देंगे, आपस में मिलना शुरू कर देंगे और थोड़े से बड़े पार्टिकल्स बना लेंगे। इस तरह के बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस फेज का निर्माण कर देते हैं। अब इस हेट्रोजीनियस फेज के जो पार्टिकल्स हैं ये आ जाते हैं मीडियम रेंज में, जिसको हम कोलाइडल डिस्पर्जन भी बोल देते हैं। अब जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसमें जो साइज रेंज होती है पार्टिकल्स की वो होती है 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोन मीटर। ओके, अब आपको पता है कि कोलाइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल्स हैं वो मीडियम साइज के हैं, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। अब जब ये दोबारा से इनमें फ्लॉकुलेशन हो जाए या एग्रीगेशन हो जाए इन पार्टिकल्स की, कोलाइडल डिस्पर्जन वालों की, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे तब कोर्स डिस्पर्जन। क्या बनाएंगे, कोर्स डिस्पर्जन, जिसमें पार्टिकल का साइज रेंज क्या रहेगा, 10 से लेके 1000 माइक्रोन मीटर। आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं कि इसमें जो हम हेट्रोजीनस फेज है वो कौन से हैं, वो कौन कौन से सॉल्यूशन है जिसको हम हेट्रोजीनस फेज बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस फेज वाले सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वो कोलाइडल डिस्पर्जन है और कोर्स डिस्पर्जन है, मतलब जिनमें आपको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो पार्टिकल्स को एक सॉल्यूशन के बीच में, वो हेट्रोजीनस फेज वाले सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे वो होमोजीनस फेज वाले हैं, दैट इज इन ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का हमारे पास एग्जांपल जो है वो है यूरिया, सुक्रोज, ऑक्सीजन गैस और आयंस। जब ये पानी में घुलेंगे तो ये एक तरह से क्लियर लिक्विड देंगे, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनमें कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, और लगभग आपका जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब दूसरी तरफ अगर हम कोलाइडल डिस्पर्जन को देखें तो उसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास अकेशिया, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन और बाकी सिल्वर सोल्स। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें इसको वाटर में लेंगे, हमारे पास हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के, तो आप देखेंगे कि सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉलिड गैस में हो जाते हैं, लिक्विड में हो जाते हैं। तो ये आपस में इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को आगे जाके देखेंगे।
सिमिलरली कोर्स डिस्पर्जन में जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है कैलामाइन की सस्पेंशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आरबीसीज। ये भी आपके कोर्स डिस्पर्जन का पार्ट है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल डिस्पर्जन में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की कंडेंसेशन करवा देंगे। और अगर कोलाइडल डिस्पर्जन को हमने चेंज करना हो कोर्स डिस्पर्जन में तो हम उसकी क्या करवाएंगे, फ्लॉकुलेशन या एग्रीगेशन। मतलब पार्टिकल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और एक ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड बनाते जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोर्स डिस्पर्जन दी हुई है और उससे आपने बनाना है ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोर्स डिस्पर्जन को कोलाइडल डिस्पर्जन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, मैकेनिकल डिस्पर्जन करेंगे उसकी, ठीक है, मैकेनिकली उसको शेक करेंगे, जिससे क्या होगा कि पार्टिकल्स बड़े वाले हैं वो टूट जाएंगे कोर्स डिस्पर्जन के, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स में। और क्या बन जाएगी आपके पास डिस्पर्जन, कैसी बन जाएगी, कोलाइडल डिस्पर्जन। ऑलराइट। और जब कोलाइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी हम डिसोल्यूशन कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन आ जाएगा। हम माइक्रोमेरेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि मोनोफेजिक सिस्टम क्या होते हैं, पॉलीफेजिक सिस्टम क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। मोनोफेजिक सिस्टम्स वो सिस्टम है जिनमें एक ही तरह के और एक ही साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। और पॉलीफेजिक सिस्टम कौन से हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा साइज रेंज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। अब कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, कोलाइडल सिस्टम की डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो वो बताएंगे कोलाइडल सिस्टम्स वे पॉलीफेजिक सिस्टम्स हैं जिसमें एटलीस्ट एक डायमेंशन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की 10 से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, इतने से लेके 10 से 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके कुछ माइक्रोमीटर्स की हो कोई भी उसकी एक डायमेंशन, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे पॉलीफेसिक सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सिस्टम। अब इसमें इस चैप्टर में हमारे पास कुछ इसकी कोलाइड्स की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए, मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या है कोलाइड्स की। तो उसको जानने के लिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि ये बताता हूँ कि आपके पास अगर जैसे कोई एलिमेंट्स है, सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, तो ये यूज होते हैं कई सारे एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए। एज एंटी माइक्रोबियल भी यूज होते हैं, एंटी कैंसर भी यूज होते हैं, एंटी बैक्टीरियल जैसे भी है ये, मतलब यूज होते हैं, ठीक है। और ये बेटर थेरेप्यूटिक एक्शन तब शो करते हैं जब ये कोलाइडल डिस्पर्जन की फॉर्म में हो। इसके एग्जाम्पल यही हैं आपके, सिल्वर एज ए जर्मिसाइडल, कॉपर एज एंटी कैंसर और मरकरी एज एंटी सिफिलिस। सिफिलिस आपको पता है एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि कोलाइडल डिस्पर्शन से हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी मैनिपुलेट या एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली कोलाइडल सल्फर सॉल्यूशन जो है वो बेटर और फास्टर एब्जॉर्प्शन करता है एज कंपेयर टू इट्स कोर्स डिस्पर्जन। एक तरफ कोर्स डिस्पर्जन ले लो सल्फर की, एक तरफ कोलाइडल डिस्पर्जन ले लो, तो जो कोलाइडल डिस्पर्जन है सल्फर की वो फास्टर एब्जॉर्प्शन शो करेगी। लेकिन इसमें क्या रहता है कि डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन से टॉक्सिसिटी ना हो जाए पेशेंट में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलाइडल सिस्टम जो है जिसमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स डाले गए हों उससे हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं। ये पॉइंट को जरा ध्यान से समझो कि कोलाइडल सिस्टम्स जिसमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स डाले गए हों उससे हम किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं। इसको हम आगे जाके जब हम एसोसिएशन कोलाइड्स पढ़ेंगे उस पर डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये वाली चीज कि कोलाइडल सिस्टम सरफेस एक्टिव एजेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम अभी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखें कोलाइड्स की, तो स्टेबिलिटी में ये कैसे हेल्प करते हैं किसी भी ड्रग की। तो इसमें क्या है कि डिस्पर्शन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डिस्पर्शन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इसको ध्यान में रखना कि डिस्पर्शन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट को हम बोलते हैं एसोसिएशन कोलाइड्स। एसोसिएशन कोलाइड्स, डिस्पर्शन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स को लिक्विड डोजेज फॉर्म में ड्रग स्टेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए यूज किया जाता है। कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ जेलेटिन और एचपीएमसी ये एज ए कोटिंग मटेरियल यूज होते हैं टैबलेट्स और ग्रेन्यूल्स पे। हम एचपीएमसी और जेलेटिन को मिला के एक कोटिंग मटेरियल तैयार करते हैं जिससे हम कोटिंग करते हैं टैबलेट्स की
और कुछ ग्रैन्यूल्स की अगर हमने कैप्सूल फिलिंग करनी है। तो वो क्या करते हैं, ये जब एक लेयर बन जाती है इसकी, इस कोटिंग मटेरियल की डिस्पर्शन की क्या होता है कि पार्टिकल्स के ऊपर या टैबलेट के ऊपर एक थिन यूनिफॉर्म लेयर बन जाती है जब ये ड्राई हो जाता है। तो अब ये जो कोटिंग है किसी फॉर्मुलेशन के ऊपर, मतलब टैबलेट और ग्रैन्यूल्स के ऊपर जो हुई है, ये इसको एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है। अब इसकी अगली जो एप्लीकेशन है वो है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कोलाइडल डिस्पर्जन का काफ़ी बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, जब लाइपोसोम्स में ड्रग को एंट्रैप करके एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में दिया जाता है, तब लिवर और स्प्लीन उसे आसानी से हासिल कर पाते हैं। यूजुअली हम लाइपोसोम, माइक्रोसोम्स, नियोसोम्स, ये जो है नोवल ड्रग डिलीवरी में पढ़ते हैं। बेसिकली ये हेल्प करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज में और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। मतलब एक ऑर्गन पे जब आपने स्पेसिफिक अटैक करना होता है, स्पेसिफिक आपको एक्शन चाहिए होता है, तो ये जो हासिल करने के तरीके होते हैं, ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जब लाइपोसोम में ड्रग को एंट्रैप करते हैं और एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में उसको दिया जाता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन होने की वजह से लिवर और स्प्लीन उसको आसानी से हासिल कर पाते हैं। अदरवाइज अगर कोलाइडल ना हो तो मुश्किल होगी। अब कुछ कुछ ऑफिशियल कोलाइडल सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेमोराइज कर लो इनको। तो एक तो आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन है, जिसमें डेक्स्ट्रान कॉम्प्लेक्स बनाता है फेरिक आयंस के साथ, और इसका यूज होता है अनीमिया में। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है आयरन सॉर्बिटोल इंजेक्शन। इसमें सॉर्बिटोल, डेक्स्ट्रान और सिट्रिक एसिड को कॉम्प्लेक्स किया जाता है फेरिक आयंस के साथ। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि कोर्स डिस्पर्जन जो है दैट इंक्लूड्स सस्पेंशंस एंड इमल्शंस, जिसको आप देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अब हमें इसके साथ साथ एक डिफरेंस पता होना चाहिए कोलाइडल और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के बीच में। बेसिकली इन्हें पार्टिकल साइज से डिफरेंशिएट किया जाता है। किसको? कोलाइडल और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को। और जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है दैट आर होमोजीनस इन कैरेक्टर एंड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। कौन से? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स। तो आप बुक में अगर चेक करेंगे, टेबल बना हुआ है, एक तरफ लिखी है प्रॉपर्टी, उसके सामने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, उसके सामने कोलाइडल डिस्पर्जन है। तो प्रॉपर्टी में बोलूंगा कि पार्टिकल साइज क्या होगा, पार्टिकल साइज कैसा रहता है इनमें। अगर मॉलिक्यूलर कोई डिस्पर्जन है तो उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। और अगर कोई डिस्पर्जन कोलाइडल है तो उसमें पार्टिकल्स का साइज पहले भी बताया अभी आपको, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर, 1.0 माइक्रोमीटर। तो अगर विजिबिलिटी की बात करें इस सॉल्यूशन में, विजिबिलिटी की बात करें तो ये जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं नॉट विजिबल इवन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत ही क्लियर है सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसमें विजिबल होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के साथ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप स्पेसिफिकली कोलाइडल सिस्टम को ही देखने के लिए बनाया गया है। अब लाइट स्कैटरिंग की बात करें कि वो क्या स्कैटर करते हैं लाइट को या नहीं करते हैं। जब एक पार्टिकल पे लाइट पड़ती है तो वो इधर उधर मूव करती है उससे टकरा के किसी पार्टिकल से, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है उसमें जो है उससे लाइट टकराती नहीं और स्कैटर नहीं करती। तो जबकि कोलाइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल्स का साइज एडिक्वेटली बड़ा होता है जिससे वो स्कैटर भी करती है और टिंडल इफेक्ट भी शो करती है लाइट। अब अगर हम अगली प्रॉपर्टी को देखें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है ऑस्मोसिस में भी यूज करते हैं। इसके बीच क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन परमिएबल है? तो आंसर है हाँ जी है। क्या कोलाइडल डिस्पर्जन पूरे का पूरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से परमिएबल है? तो आंसर है जी नहीं, वो इम्परमिएबल है। और अगर हम बात करें अभी इसकी सेटलिंग की, तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसमें पार्टिकल्स अगर आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर देंगे तब भी सेटल नहीं होंगे। लेकिन कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या होगा कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे।